हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चूंकि आज संडे था, इसीलिए थोड़ा इस लेक्चर को लाने में मुझे लेट हो गया और इसका कंपनसेशन भी मैं दूंगा। आज मैं 10 नहीं बल्कि 12 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पार्ट 12 को शुरू करते हैं, जहां पर आज हमारा पहला क्वेश्चन है, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। मतलब ये है कि कोई भी फॉरेनर है, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए और उसके लिए वो एप्लीकेशन डालता है, ठीक, तो एप्लीकेशन डालने से पहले तक वह भारत में कितने समय तक रहा होगा, मतलब रहने के बाद ही वो एलिजिबल होगा कि एप्लीकेशन डाल पाए। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 7 ईयर्स, 7 साल। तो आइए हम सिटीजनशिप से संबंधित कुछ प्रावधान जान लेते हैं। जैसे सिटीजनशिप के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, फिर भी मैं बार बार बताता हूँ इन्हीं बातों को, आपको याद हो जाए, एकदम जुबान पे रटा हो, आप क्वेश्चन ही देखते मार दें। सिटीजनशिप पहले तो बात पार्ट 2 में है, ठीक, आर्टिकल 5 to 11 में, ठीक, उसमें जो आर्टिकल 11 है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है नागरिकता से संबंधित प्रावधान करने की, कि किसको नागरिकता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ठीक, ये केवल संसद के पास अधिकार है। ठीक, उसके बाद हमारे देश में एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, अर्थात हमारे यहाँ कोई भी नागरिक केवल हमारे देश का नागरिक होगा, राज्यों का नागरिक नहीं होगा, और न ही ये हो सकता है कि वह 2 देशों की नागरिकता एक साथ लेकर रखे। ठीक, और ये सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो केवल भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, विदेशी नागरिकों को ये नहीं दिए गए हैं। मान लो कोई फॉरेनर आता है तो इन फंडामेंटल राइट्स को वो क्लेम नहीं कर सकता, केवल वो भारतीय नागरिक ही क्लेम कर सकते हैं। वो हैं फंडामेंटल राइट नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान में ये प्रावधान थे कि जब 26 जनवरी 1950 को, अर्थात जिस दिन देश रिपब्लिक हो रहा है, गणतंत्र हो रहा है, उस दिन हमारे देश का कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, कौन हमारे देश का नागरिक हो सकता है, सिटीजन हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता, केवल यही प्रावधान थे हमारे संविधान में। लेकिन ये नहीं था कि बाद में किसे नागरिकता दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो इसी चीज को सही करने के लिए बाद में लाया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हमारे देश में किसे नागरिकता मिलेगी, किसे क्या नियम कानून होंगे, आज उसका जो भी है सब कुछ इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसे जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट टाइम टाइम पे अमेंड करती रहती है, अभी जैसे सीए एनआरसी के समय किया गया था। ठीक है, इसके तहत ये था कि हमारे देश में अगर किसी को नागरिकता एक्वायर करनी है, लेनी है, तो इसके 5 तरीके दिए गए हैं। ठीक, एक तो है बाय बर्थ, कि मतलब उसका जन्म हुआ हो भारत में। ठीक है, एक होता है वंशानुगत, जिसे कहते हैं डिसेंट। ठीक, वंश से किसी को मिल रही हो, मतलब आपके माता पिता दादा दादी यहीं के नागरिक हो तो आपको वंशानुगत भी मिलेगी। एक होता है रजिस्ट्रेशन, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले वो भारत में कितने वर्ष तक रुका हो, तो 7 वर्ष तक रहा हो। फिर चौथा होता है नेचुरलाइजेशन। ठीक, 5वां होता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अर्थात ये हो सकता है कि भारत सरकार किसी छोटे देश पे हमला करके उसकी टेरिटरी को अपने अंदर कर ले, तो वहां के जो नागरिक होंगे क्या होंगे, वो भारत के हो जाएंगे। तो ये 5 तरीके दिए गए हैं नागरिकता को पाने के। ठीक है, और छोड़ने मतलब लूज करने के भी कई प्रावधान हैं। 3 जो तरीके होते हैं लूज करने के, एक ये होता है कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर लो, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है।
ठीक है, तो मतलब भारत का जो नागरिक है वो किसी दूसरे देश का नहीं हो सकता नागरिक। तो मान लो आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करोगे आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, लॉस कर जाएगी। या तो आप 7 साल 7 ईयर्स कंटिन्यूअसली लगातार, ठीक है, किसी दूसरे देश में रिसाइड कर जाओ, रह जाओ बिना भारत सरकार को सूचित किए हुए। आप भारत से बाहर गए और 7 साल किसी दूसरे देश में लगातार रह गए तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रावधान है कुछ इंपॉर्टेंट नागरिकता से संबंधित। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पौंडीचेरी मीन्स पुडुचेरी वॉज इंक्लूडेड इन इंडियन टेरिटरी, अर्थात किस वर्ष में पौंडीचेरी को भारतीय सीमा में सम्मिलित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1962। तो हम कुछ बातें जान लेते हैं। ये है तमिलनाडु में एक छोटा सा एरिया, इसे कहते हैं पुडुचेरी। पहले इसको पौंडीचेरी कहते थे, फिर बाद में नाम बदल के रख दिया गया पुडुचेरी। ठीक, ये शुरुआत में फ्रेंच टेरिटरी हुआ करता था, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे। हाँ, ये भारत के अंदर, लेकिन जब देश पे अंग्रेजों का शासन था तब इस क्षेत्र पे फ्रेंच लोग रहा करते थे। ठीक, फ्रेंच की एक कॉलोनी बन गई थी, लेकिन इन 1954 हमारा देश तो 1950 में आजाद हुआ, लेकिन हमने फ्रेंच से इसे 1954 में ले लिया और भारत के अंदर शामिल कर लिया। तो हमने इसे फ्रेंच से कब छुड़ाया है? 1954 में। ये डेट काफी पूछी जाती है, ये ईयर कि 1954 में हमने उसे इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया। तो जनरली तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कब ये फ्रेंच के कॉलोनी नहीं, कब ये भारत में शामिल कर लिया गया था 1954। लेकिन बाद में इसे 1962 में, ठीक है, 14th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसे हमने क्या है, एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एग्जैक्टली। तो इसका हाँ, इसीलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 1962। यहाँ पे 1954 का कोई ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज मैं इसको चूज करता। ठीक, ओके। अब देखिए कुछ बातें जान लेते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू विलेज, अर्थात नया गांव। ठीक, और इस समय इसके 4 क्षेत्र हैं। एक तो ये पुडुचेरी है जो कि मेन है एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर इसी से इसका एक और जिला है करैकल, ये देखिए नीचे बना हुआ है ना रेड कलर, करैकल, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ये पुडुचेरी का क्षेत्र है। फिर आता है यनम, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी क्या है, इसकी डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी की, यनम। और फिर एक ये है माहे, जो कि पड़ता है केरल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार मैं भी जाना था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, बट ये है कि ये पुडुचेरी जो है जो यूनियन टेरिटरी है, इसके जो अलग अलग जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं। जैसा कि माहे केरल के अंदर है, यनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, करैकल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे इसकी लगती है कि अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी या राज्य है जहाँ पर जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, तो पुडुचेरी है। पुडुचेरी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल भी है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर पड़ रहा है, ये तमिल भी है, मलयालम है केरल के पास होने की वजह से, तेलुगु है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो याद रखेंगे, तमिल भी है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, तेलुगु है, मलयालम है, इंग्लिश है, ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच है। ये पूछा जा सकता है कभी भी कि हमारे देश के किस क्षेत्र में फ्रेंच जो है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है पुडुचेरी क्षेत्र की। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये याद रखिएगा पुडुचेरी संबंधित बातें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मेंशन्ड, अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वो उल्लेख किया गया है पार्ट 9 में। तो द राइट आंसर विल बी ए। तो देखिए दो बातें मैं समझाना चाहता हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और एक है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये दो चीजें हैं। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया और इन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, और इन्हें जोड़ा गया पार्ट
9 में, जो कि यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, पार्ट 9 में इनके लिए आर्टिकल रखेगा आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, ए बी सी डी करते हुए ओ तक। ठीक, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं शेड्यूल। एक शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल था 11 नंबर का, 11वें नंबर का। ठीक, और पंचायतों को 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट जिन पे वो काम कर सकते थे। ठीक, ये लिखा गया आर्टिकल 243 जी में। ठीक, और ये कुछ बातें थी पंचायतों से संबंधित। वहीं जो 74वां संविधान संशोधन है वहां पर जोड़ा गया म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपैलिटी अर्थात जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके बारे में प्रावधान किए गए। यहाँ पार्ट 9 है तो यहाँ ये रखा गया पार्ट 9A। ठीक, यहाँ आर्टिकल 243 से ओ तक है तो यहाँ 243P से 243ZG तक। ठीक, वहां शेड्यूल 11 है तो यहाँ क्या हो गया, शेड्यूल 12 हो गया। यहाँ 29 विषय थे तो यहाँ केवल 18 विषय रखे गए। ठीक, और ये ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रावधान किए गए पंचायत और म्यूनिसिपालिटी से संबंधित। ये रखा गया आर्टिकल 243W, 18 जो विषय थे। ठीक है, तो ये बातें थी। हमारे यहाँ जो पंचायतों को इस समय, हाँ हमारे यहाँ 3 टियर पंचायती राज है, 3 टियर। ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में। इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पंचायतों को 3 टियर में रखा जाए। 3 टियर का मतलब सबसे पहले ऊपर होगा विलेज, फिर होगा ब्लॉक, फिर होगा जिला। ठीक, तो ये 3 टियर की बात की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बाद में आए थे अशोक मेहता, उन्होंने 2 टियर की बात की, लेकिन इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पूछा जाता है अशोक मेहता कमेटी। ठीक, अशोक मेहता कमेटी। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, मैं तो रिवीजन करने के लिए इन बातों को डिस्कस करता रहता हूँ यहाँ पे। Who was the temporary president of the Constituent Assembly, अर्थात जो संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए पहली बार जो संविधान सभा थी, इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन तय था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाएंगे प्रेसिडेंट संविधान सभा का, लेकिन वो तबीयत खराब होने के कारण पर्सनल रीजन से नहीं आ पाए। तब क्या किया गया कि जो सबसे वरिष्ठ वहां पे सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, यही पूछा गया है। इन्हें उस सभा का उस दिन के लिए टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट बना दिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक, और जिसे कह सकते हैं पहला प्रेसिडेंट ही बनाया गया। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगली जब मीटिंग हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक परमानेंट, ठीक है, इस बार टेम्पररी नहीं है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया और इस प्रकार से इस 2nd नंबर पे प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो आपसे अगर परमानेंट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टेम्पररी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहला पूछा जाए तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बताना है। ठीक है, तो ये था इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? ओहो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए हमारे यहाँ संविधान में बहुत से पद हैं जो अपना रेजिग्नेशन किसी न किसी को सौंपते हैं। तो आज हम डिस्कशन करते हैं कि कौन लोग किसको अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जो स्पीकर होता है वो डिप्टी स्पीकर को, डिप्यूटी जो स्पीकर होता है उसे अपना रेजिग्नेशन देता है। ठीक, लोकसभा में। और वही डिप्टी स्पीकर जब जाता है तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है।
ठीक है, ये सारी बातें किसकी हैं? रेजिग्नेशन की हैं, कि कौन किसको अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, ठीक, त्याग पत्र दे रहा है। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, ठीक। उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं केंद्र स्तर पे वो अपना जो रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट को देते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदस्य है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी इवन, वो सभी लोग किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, और इनकी ओथ भी कौन करा रहा है? प्रेसिडेंट ही कराता है, ठीक। वही कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल है वो, ठीक। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर और चेयरमैन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी, उसके जो मेंबर और चेयरमैन है, ठीक। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, ठीक, इन सभी की नियुक्ति कौन, ये सभी अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, और इन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो गया। ये थोड़ा सा मैं डाउट भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। ये हाई कोर्ट के जज नहीं देते हैं, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन विल बी राइट। सो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो पहली कैबिनेट बनी उसमें किसे क्या पोर्टफोलियो मिला था उसका ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक। जैसे ये पूछा गया था कि राजकुमारी अमृत कौर, इन्हें पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ये पूछा जाता है कि पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। सरदार बलदेव सिंह, ये पहले हमारे क्या थे? रक्षा मंत्री थे। देखिए नाम भी बड़ा भारी भरकम है, सरदार बलदेव सिंह। तो रक्षा मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उन्हें सबसे पहले विधि मंत्री या इसी को कहते हैं कानून मंत्री भी, किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। वही हमारे सबसे पहले वित्त मंत्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक। आर के षणमुखम शेट्टी को हमारा वित्त मंत्रालय दिया गया था। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था, ठीक। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछा गया है, क्या दिया गया था? गृह मंत्रालय देखिए दिया गया है। साथ में सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले भी दिए गए थे। क्योंकि इनका सब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था देशी रियासतों के विलय में, तो इसीलिए इनके एक्सपर्टाइज को समझते हुए इन्हें गृह मंत्रालय दिया गया, ठीक है। और सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया, राज्यों के मामले दिए गए। वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने अपने पास दो पोर्टफोलियो रखे, एक तो था राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उनके पोर्टफोलियोज आपको याद रखने हैं, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। याद रखिएगा इन बातों को, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, अर्थात वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक। तो अलग अलग बॉडीज के अलग अलग चेयरमैन जो पहले थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम आज उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पहले जो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? केसी नियोगी। ये तो कुछ क्वेश्चन में पूछा ही गया है, ठीक। पहली बार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, मैं इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सीजीआई जिसे कहते हैं, वो थे जस्टिस हरिलाल जे कानिया, ठीक। पहले कैग कौन थे? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अर्थात महानिरीक्षक एवं लेखा
परीक्षक, ठीक है, वो थे वी नरहरि राव। नरहरि राव, ठीक। पहले लोकपाल कौन थे हमारे? लोकपाल तो पिछले जल्दी ही बनाए गए हैं। पहले कौन थे? वो थे पीसी घोष, मतलब पिनाकी चंद्र घोष, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज के पहले चेयरमैन हैं, आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन्हें डिस्कस करता रहता हूँ ताकि आप याद हो जाए, ठीक। इफ बोथ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन empowered टू डिस्चार्ज द प्रेसिडेंट्स फंक्शन। कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो किसे राष्ट्रपति का कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है, वैकेंट है, तो उसका जो फंक्शन है कौन कंप्लीट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि प्रेसिडेंट भी अपनी सीट पे नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब बनाए प्रेसिडेंट का कार्य कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। और ऐसा हुआ भी है भारत के इतिहास में कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्ला, ठीक। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट वैकेंट थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, ठीक, जाकिर हुसैन साहब, और इनकी हो गई थी डेथ ऑफिस में, मतलब पोस्ट पे रहते हुए, पद पे रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। उस समय थे तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, ठीक। तो वीवी गिरी ने सोचा कि चलिए ठीक है, हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या की? रिजाइन दिए उससे कि हम उस पे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ेंगे। जब अब देखिए प्रेसिडेंट भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली है, क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, अभी चुनाव चल रहा है। तो जो हमारे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला, ठीक, ये बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था उस दौरान और किसे बनाया गया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, अर्थात निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना एक उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। द राइट आंसर विल बी बी, दिल्ली। देखिए हम समझ लेते हैं कि इस समय क्या हाई कोर्ट की स्थिति है। कि हमारे देश में देखिए इस समय 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक। इसमें दो ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज में, 2 हाई कोर्ट्स जो कि है यूनियन टेरिटरीज। एक तो है दिल्ली और एक है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर। पहले केवल दिल्ली हुआ करता था, जल्दी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी फॉर्म हो गया है, ठीक। 2 हाई कोर्ट हैं दिल्ली में, मतलब 2 हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। और अभी सबसे लेटेस्ट अगर मैं पूछा जाए कि कौन सा हाई कोर्ट बना है, तो लेटेस्ट बना है 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। कहां पर है ये? अमरावती में, अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक। और उसके बाद ये तो 2019 में है, इससे पहले 2013 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे एक साथ, ठीक। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मणिपुर में, मेघालय में और त्रिपुरा में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में, ठीक। उसके बाद अगर पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन है, 3 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हैं जो कि 1862 में बनाए गए थे। सबसे पहले हाई कोर्ट यही है, एक था कलकत्ता, फिर बॉम्बे और देन मद्रास। ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। इसके बाद
1966 में जो बनाया गया वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ एज रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू सर्व दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, एंड हो सकेगा आप लोग भी फॉर्चुनेट होंगे, आगे आने वाले समय में आप लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को सर्व करेंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है भारत की जुडिशरी में। ठीक है, जब आप आएंगे तब आप जानेंगे इसके इतिहास को, तब आप समझेंगे क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही माइलस्टोन जजमेंट्स दिए हैं। ठीक है, और बहुत ही सारे जजेस यहाँ से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इस समय जो करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हाई कोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे, बातें थी जो आपको जाननी थी। ठीक, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है इन बातों को। तो 10वां क्वेश्चन है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है, एरिया पर, पॉपुलेशन पर? तो द राइट आंसर विल बी बी, पॉपुलेशन पर। देखिए राज्यसभा में, जो कि एक परमानेंट क्या है, सदन है, ठीक है, परमानेंट बॉडी है, इसका विघटन नहीं होता है लोकसभा की तरह। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इस समय, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 240, आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कला से, लिटरेचर से, टीचिंग से, स्पोर्ट्स से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ये 12 लोगों को चूज करता है, प्रेसिडेंट साहब चूज करते हैं। फिर 238 लोग जो होते हैं ये अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चूज करके भेजे जाते हैं। ठीक, और किस आधार पर इन सीटों का बंटवारा होता है इन स्टेट्स और यूटीज में, यही पूछा गया है कि जो 238 लोग हैं ये हर राज्य को तो बराबर मिलेंगे नहीं, न हर यूनियन टेरिटरी को, तो किस आधार पे इन्हें बांटा गया है कि यूपी में लोकसभा की इस समय 80 सीटें हैं, तो कैसे 80 सीटें दे दी गई? तो अलग अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा हुआ है, तो किस आधार पर हुआ है यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो पॉपुलेशन के आधार पे हुआ है। ठीक, इसीलिए ऐसा है कि कुछ यूनियन टेरिटरी, देखिए केवल 3 ही, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि 3 यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट में जो कि राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजती है। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, ठीक, और जम्मू एंड कश्मीर। यही 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि अपना रिप्रेजेंटेशन भेजती है राज्यसभा में। ठीक, बाकी नहीं भेज पाती, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है तो इनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं पहुंच पाता है राज्यसभा तक। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो मेंबर्स आते हैं ना, इनका इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग इलेक्ट नहीं करते इनको। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या, जो निचला सदन होता है जो उस रिस्पेक्टिव स्टेट का, ठीक, वहां के जो मेंबर्स होते हैं वही चूज करके लोग राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजते हैं। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन, मतलब जो पहला जो इलेक्शन हुआ था भारत में स्वतंत्रता के बाद वो कब हुआ था? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1951। 1951 में देश आजाद होने के बाद पहला इलेक्शन हुआ था। आपको याद होगा, पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक, और उसके अगले साल 1951 में हमारे देश में इसी संविधान के अनुसार इलेक्शन हुए थे। ठीक, आपको ये बातें याद रखनी है। और लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ? जब 1951 में इलेक्शन शुरू हुआ तो 1952 तक जाके कंप्लीट हुआ। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का जो गठन था 1952 में हुआ, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी 1952 में हुआ। तो ऐसे क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है चीजों की कि कैसे चीजें घटित हुई हैं।
तो आपको याद रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय आउट ऑफ 489 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, ठीक। और उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने 364 सीट्स जीती थी, ठीक, और वो सरकार बना पाई थी। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं जानकारी के लिए केवल बता दिया आपको, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा, अर्थात लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है। तो द ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है जिसके पास पावर होती है लोकसभा को विघटित करने की। लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है, ठीक है, टेम्पररी हाउस होता है, ठीक, जिसका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो केवल 5 साल का होता है। कोई भी नई हुई चुनी हुई सरकार आती है, लोकसभा में बैठती है और 5 साल तक रहती है। उसके बाद 5 साल कंप्लीट होते ही जो प्रेसिडेंट होता है नोटिफिकेशन निकालता है और लोकसभा का कार्यकाल खत्म कर देता है, उसे विघटित कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लोकसभा को विघटित करने की। एक तो ऐसे होता है, दूसरा ये भी होता है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, को जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एडवाइस कर देता है समय से पहले ही लोकसभा को विघटित करने की, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट केवल एक्ट कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि अब लोकसभा को विघटित कर दिया जाए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स फिक्स होते हैं जो कि आज इसको वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, लोकसभा को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, ठीक। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने 12 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों। तो अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मुझे कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक। और आप लोग बता रहे थे कि माइक में कुछ इश्यू आ रहा था, आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड थी या फट रही थी, तो इस बार अपना कमेंट्स जरूर देके बताइएगा कि आवाज कैसी रही, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू रखिएगा, ओके। तो इसी के साथ आई एम आशुतोष सिंह साइनिंग ऑफ।